ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोगों ने कल दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में देखा था। और मैंने तुम्हें बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा। इल्तुतमिश के समय क्या क्या समस्याएं उभर कर आई थी, इस पर हमने बात करी थी। क्योंकि इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों ने सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन लाहौर के अमीरों ने आरम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। इसलिए दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ जूद। और बैटल ऑफ जूद की लड़ाई में इल्तुतमिश ने आरम शाह को पराजित कर दिया, और इस तरह इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान बनेगा। वैधानिक शब्द मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उसने खलीफा से शासन करने की अनुमति प्राप्त की, और इस तरह खलीफा से अनुमति प्राप्त करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश हुआ। और इस तरह दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल तक ही भारत में शासन अपने हाथों में रखा, लेकिन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। अगर दिल्ली सल्तनत को भारत में अपनी जड़ें मजबूत करनी थी तो ऐसा सुल्तान चाहिए था जो भारत में दिल्ली सल्तनत की जड़ों को मजबूत कर सके, और इसका काम इल्तुतमिश ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और इस तरह इल्तुतमिश ने लगभग अपने 26 वर्ष के शासनों में उसने भारत में दिल्ली सल्तनत की जड़ें मजबूत कर डाली। उसने 40 प्रमुख सरदारों का एक दल बनाया, जिसको तुर्क ए चहलगामी के नाम से जाना गया। यह तुर्क ए चहलगामी संगठन की स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश ने। और इसे समाप्त करेगा आगे चलकर बलबन। कौन समाप्त करेगा? बलबन। तो इसके बाद हमने इसके बाद देखते हैं क्या घटना घटित हुई है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का कोई भी पुत्र इतना योग्य नहीं था कि वो गद्दी पर बैठ सके। इल्तुतमिश के अमीर लोग जो थे, वो गद्दी पर पुरुष को ही बिठाना चाहते थे। लेकिन इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? जब वो ग्वालियर के अभियान पर गया तो इल्तुतमिश के साथ रजिया सुल्तान भी ग्वालियर के अभियान पर गई। और कहा जाता है कि जब वो लौट कर आया तो उसने तय कर लिया था कि रजिया सुल्तान ही उसके बाद अगली शासिका बनेगी, गद्दी पर बैठेगी, क्योंकि उसमें वो सारी योग्यताएं थी जो इल्तुतमिश अपने पुत्रों में चाहता था। लेकिन इल्तुतमिश की जैसी मृत्यु हुई, कहा जाता है उसने रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के भी जारी कर दिए थे। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो अमीरों ने रजिया सुल्तान की जगह उसके दूसरे बेटे फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। किसको गद्दी पर बिठा दिया? फिरोज शाह को। और इल्तुतमिश ने रजिया को अपना अगला उत्तराधिकारी चुन लिया था, और चांदी का टंके पर उसने उसका नाम भी लिखवा दिया था। तो याद है चांदी का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और तांबे का सिक्का? जीतल किसने चलाया था? अमीरों ने रुकुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, लेकिन रुकुद्दीन फिरोज शाह इतना योग्य सुल्तान नहीं था। इसलिए शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। किसका रहा? शाह तुर्कान का। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, जो फिरोज शाह की मां थी। इसलिए शाह तुर्कान ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया। और जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया तो हुआ ये कि शाह तुर्कान का प्रभाव प्रशासन में इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिरोज शाह से ज्यादा शाह तुर्कान की चलती थी। लेकिन शाह तुर्कान ने जनता पर अत्याचार करना चालू किए। इसलिए एक दिन रजिया सुल्तान शुक्रवार के नमाजे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में लाल रंग के कपड़े पहनकर गई। और लाल रंग के कपड़े पहनकर उसने दिल्ली की जनता से बोला कि यदि आप शाह तुर्कान के अत्याचारों से मुक्ति चाहते हैं तो आप मुझे अगली शासिका बनाने में सहयोग करें। दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान के आवेदन को स्वीकार किया, और रजिया सुल्तान के कहने पर या उसके प्रार्थना करने पर दिल्ली की जनता ने पहली बार रजिया सुल्तान का साथ देने का निर्णय लिया। दिल्ली की जनता ने
शाह तुर्कान के प्रभाव को कम कर दिया और फिरोज शाह के को गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को अगला दिल्ली सल्तनत की शासिका के पद पर बिठा दिया। और इस तरह फिरोज शाह के बाद अगला गद्दी पर कौन बैठेगी? रजिया सुल्तान बैठेगी। जब फिरोज शाह दिल्ली से बाहर गया हुआ था तभी रजिया सुल्तान ने शुक्रवार के नमाजे के दिन कौन से रंग के वस्त्र पहने थे? लाल रंग के इसलिए पहने थे क्योंकि इस्लाम में लाल रंग का कपड़ा न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वो लाल रंग के कपड़े पहनकर गई और जनता से न्याय मांगा उसने कि जामा मस्जिद में जब वो नमाज पढ़ने आए तो उनसे उन्होंने कहा कि यदि तुम कुशासक का शाह तुर्कान के प्रभावों से मुक्त होना चाहते हो तो उसके विरुद्ध मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाओ और तुम मेरी सहायता करो, जिससे शाह तुर्कान का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तुम अत्याचारों से मुक्त हो जाओगे और मुझे मेरी गद्दी पर बिठा दिया जाएगा। दिल्ली की जनता ने सपोर्ट तो किया लेकिन अमीर रजिया सुल्तान को गद्दी पर नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वो एक महिला थी और एक महिला के गद्दी पर बैठने और पुरुषों, खास तौर पे मुस्लिम पुरुषों को आज्ञा देना और उसके द्वारा कहे गए निर्देशों का पालन करना, मुस्लिम तुर्की कभी भी अमीर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो उस जमाने में वो महिला शासिका को जो है अपने ऊपर नहीं स्थापित करना चाहते थे, रजिया सुल्तान को नहीं शासिका बनाना चाहते थे, इसलिए रजिया सुल्तान का अमीर लोग विरोध कर रहे थे। महिला का विरोध किया जाता है लेकिन आज का जमाना बदल गया है, घर में हम विरोध नहीं कर सकते वरना कुटाई हो जाएगी हमारी, समझ गए ना? घर में कहाँ विरोध कर पाते? शादीशुदा मर्द हमेशा चुपचाप ही बैठा रहता है, गरीब दबा कुचला एक न्याय चाहने वाला एक व्यक्ति। मेरे ख्याल से तो पुरुषों को भी लाल कपड़े पहनकर निकल जाना चाहिए न्याय मांगने के लिए। ठीक है ना? तुम लोगों की उम्र आई नहीं है, जब आएगी तब तुम्हें उस दर्द का एहसास ज़रूर होगा। ठीक है? तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन बनी? हमारी, आपकी, हम सबकी रजिया सुल्तान। याद रखना क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम, मुस्लिम वर्ड मत भूल जाना, मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई। अब मान लो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई और गद्दी कहां पर है? दिल्ली में। अब दिल्ली में वो सिंहासन पर बैठ गई लेकिन अमीर लोग उसके सपोर्ट में नहीं है, तो जैसे ही वो गद्दी पर बैठेगी सारे अमीर उसके किले को घेर लेंगे और घेर कर बैठ जाएंगे भैया कि रजिया सुल्तान का हम विरोध कर रहे हो, रजिया सुल्तान जल्दी से अपनी गद्दी त्याग दे। सारे अमीर उसकी गद्दी के विरुद्ध में जाकर किले के चारों ओर खड़े हो गए, जिसमें उसके कई जो हैं वहां के अधिकारी थे। अब हुआ ये कि जब सभी उसके किले को घेर कर खड़े हो गए तो हुआ ये कि रजिया सुल्तान को लगा यार ये तो मार्केट में खराब कर देंगे उसकी पोजीशन, सबके सब खड़े हो गए यार किले को चारों तरफ घेर के, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो रजिया सुल्तान एक समझदार महिला थी। रजिया सुल्तान ने उस बाहर खड़े हुए कई अमीरों के बीच ये अफवाह फैला दी कि ये जितने भी अमीर जो मेरे किले को बाहर से घेर कर खड़े हुए हैं ये सभी जो हैं व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले हुए हैं, ये सब व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले हुए हैं। तो एक अमीर रात को तो 2 घंटे का गायब होता रहे, एक दूसरे को 2 घंटे में कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ खाना खाने गया था। बोले अच्छा, मुझे तो किले की तरफ जाता हुआ दिखा था। तो सारे अमीर क्या करने लगे, एक दूसरे पर शक करने लगे और इस तरह एक अमीर दूसरे अमीर को देख और इस तरह एक अमीर दूसरे अमीर को देखकर शक की निगाहों से देखने लगे और इसी शक की निगाहों ने अमीरों को आपस में फूट डलवा दी और उन्होंने रजिया सुल्तान के किले को खाली कर दिया और रजिया सुल्तान अब बेखौफ होकर गद्दी पर बैठ गई। ठीक है, रजिया सुल्तान इस बात को जानती थी कि अमीर
आज तो वो फूट डाल दी उसने, लेकिन कभी ना कभी ये वापस से पलटवार करेंगे। इसलिए रजिया सुल्तान ने अपने सभी पदों पर अपने विश्वास पात्र सरदारों को नियुक्त कर दिया कि जब उसके विश्वास पात्र ही उसके आसपास रहेंगे तो उसे डर नहीं रहेगा। उसने अल्तूनिया, जो उस समय भटिंडा का इक्तेदार था, यह भी उसका विरोधी था, लेकिन विरोध करने के बाद ये भटिंडा लौट गया, अल्तूनिया। दूसरा एक अबिसीनियाई मलिक था, अबिसीनिया यानी कि इथोपिया, इथोपिया यानी कि अफ्रीका का इलाका, और अफ्रीका का एक अबिसीनियाई यानी कि इथोपिया वाले इलाके से एक व्यक्ति आया था इस समय, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। क्या नाम था? ये काला ढुस व्यक्ति था। ठीक है, ऐसे हाथ लगा दो तो कार्बन हाथ में आ जाए। तो जलालुद्दीन याकूत एक अबिसीनियाई डार्क ब्लैक व्यक्ति उस समय तुर्कियों में शामिल था, और रजिया सुल्तान ने इस जलालुद्दीन याकूत को उस समय एक डिपार्टमेंट दे दिया, और उस डिपार्टमेंट का नाम था अमीर ए आखूर। क्या डिपार्टमेंट था? और अमीर ए आखूर का डिपार्टमेंट का मतलब होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। घोड़े का अस्तबल, क्योंकि सेना में घोड़े बहुत यूज होते हैं, तो पूरे घोड़ों के अस्तबल की देखरेख करने वाला बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था अमीर याकूर। और उस पर एक गुएर तुर्की व्यक्ति जो अबिसीनिया ही था, जलालुद्दीन याकूत, उसको अपॉइंट कर दिया। जब जलालुद्दीन याकूत को अपॉइंट कर दिया तो एक मलिक दूसरे मलिक को देखने लगा, यार ये गैर तुर्की को बड़ी मेहरबान हो रही रजिया सुल्तान, यार ये रजिया सुल्तान ने इसको अपॉइंट कर दिया, यार आखिर ऐसा क्या है जलालुद्दीन याकूत में। तो कई इतिहासकार उस समय कहते हैं कि रजिया सुल्तान जलालुद्दीन याकूत पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई, और कई लोग बोलते हैं कि शायद उनके बीच एक संबंध भी थे, और इस तरीके से जलालुद्दीन याकूत और रजिया सुल्तान की बढ़ती हुई ये नजदीकियां ही विवाद का कारण बन गई। इस पर एक मूवी भी बनी है, पुरानी है, रजिया सुल्तान, तुम लोगों ने देखी भी नहीं होगी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। हाँ, पहले बोल दिया था मैंने। हाँ, तो दूसरी देखी होगी। तो उसमें धर्मेंद्र जो है वो जलालुद्दीन याकूत है, और हेमा मालिनी जो है वो रजिया सुल्तान। बहुत पुरानी मूवी है वो, मैंने भी नहीं देखी। तुम लोग क्या मेरे को हड़प्पा से खुदा हुई से निकले हुआ समझ रहे हो क्या? मैं देखी होगी, मैं तो ऐसे ही बोला मैंने। तुम लोग तो सोनू की टूटी की स्वीटी देखकर बड़े हुए हो। ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो है उसने अमीर वर्गों में गैर तुर्कों को भी शामिल करना प्रारंभ कर दिया, जैसे अभी मैंने बताया तुमने, अबिसीनिया जलालुद्दीन याकूत को शामिल कर दिया। विवाद यहीं से खड़ा हो गया। अब हुआ ये कि भैया ज्यादा ही मेहरबान हो गई जलालुद्दीन याकूत को, और जलालुद्दीन याकूत के ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ने से बाकी अमीर ये सोचने लगे कि भैया कहीं जलालुद्दीन याकूत से उसने निकाह विकाह कर लिया तो क्या होगा। निकाह कर लिया तो पता लगा कि अगला सुल्तान वही बन जाएगा रजिया सुल्तान के बाद। इससे सारे अमीरों में लगने लगा कि भैया गैर तुर्की का सुल्तान ना बन जाए। इसी समय भटिंडा का जो गवर्नर था, जिसका नाम क्या था? अल्तुनिया। और उस अल्तुनिया ने जो क्या किया, विद्रोह कर दिया। और उस अल्तुनिया ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और रजिया सुल्तान को जब ये पता लगा कि भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया है, तो रजिया सुल्तान ने बोला विद्रोह को मैं निपटाती हूँ, रुको जरा। और रजिया सुल्तान गई अल्तुनिया के विद्रोह को निपटाने के लिए। जैसे ही वो बाहर गई, अमीरों ने मौका देख के जलालुद्दीन याकूत की फाइल क्लोज कर दी, यानी जलालुद्दीन याकूत की हत्या करके उसके चाउमीन और वेज मंचूरियन निकाल दिए। आजा दिन दे तो भाई वो तो ऐसे चीरा फाड़ी पर चाकू मार और मंचूरियन और सब वेज सब निकल आएंगे बाहर। तुम बोलो तो कुछ और वर्ड यूज कर लेता हूँ जो तुम्हें पसंद हो खाने में। समझ गया बात को? तो इस तरह जलालुद्दीन याकूत के वेज मंचूरियन बाहर आ गए। रजिया सुल्तान गई, और रजिया सुल्तान के विद्रोह यानी कि जलालुद्दीन याकूत को मारने के बाद अल्तुनिया के विद्रोह को दबा रही थी वो, लेकिन अल्तुनिया के विद्रोह को दबाते दबाते अल्तुनिया ने हरा दिया जलालुद्दीन याकूत को, वो सॉरी रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान को हराकर उसने उसे कैद में डाल दिया।
और कैद में डालने के बाद रजिया सुल्तान के को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश के एक और बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। रजिया सुल्तान कैद में, जलालुद्दीन याकूत की हत्या हो गई और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर रखा है और दिल्ली के अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। कहानी समझ में यहां तक। अब रजिया सुल्तान जेल में है। अल्तुनिया आया रजिया सुल्तान से मिलने और हाउ आर यू। रजिया सुल्तान ने बोला फाइन, एक हेल्प चाहिए। रजिया सुल्तान ने बोला भैया अल्तुनिया से, अल्तुनिया ने बोला भैया बताओ क्या चाहिए हेल्प। बोले देखो मैं तुमसे निकाह कर लेती। अल्तुनिया बोला हाँ कर लो, बुला लूं क्या मैं अभी मौलवी साहब को। बोले निकाह कर लोगे तो तुम मेरे क्या बन जाओगे, शोहर बन जाओगे, और मैं अब ये राजपाट त्याग देती हूँ, मेरे को जबरदस्ती इधर से उधर भागाओगे तुम, और कोई मतलब नहीं है, महिलाओं में कहां से भागूंगी। तो एक काम करो भैया, तुम मेरे शोहर बन जाओ तो तुम्हें ही मैं गद्दी पर बिठा दूंगी और आज से तुम ही सुल्तान हो जाओगे। एक काम करते हैं, तुम और मैं मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, वो बहराम शाह को हटाते हैं और फिर अपन गद्दी पे कब्जा कर लेते हैं। अल्तुनिया ने बोला ये बात सही है यार, कहाँ भटिंडा का मैं सूबेदार बन के रहूंगा, सुल्तान बनने का मौका मिला है। उसने रजिया सुल्तान से चाबी मंगाई, खोला दरवाजा और रजिया सुल्तान को बाहर निकाला और बेगम आओ निकाह कर ले पहले। और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने विवाह कर लिया। दोनों ने विवाह करके फिर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने बोला भैया चलें क्या जरा दिल्ली की ओर बढ़े, और दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली में कौन बैठा हुआ था, बहराम शाह, और बाकी अमीर भी बहराम शाह के सपोर्ट में थे। और सारे अमीर उतर आए मार्केट में कि भैया रजिया सुल्तान को दिल्ली में इंटर नहीं होने देगी। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की सेनाएं सामने खड़ी और बाकी अमीरों ने अपनी सेनाएं सामने खड़ी कर दी। लेकिन अमीरों की सेनाओं ने अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की सेना को पराजित कर दिया और रजिया सुल्तान पराजित होकर वापस भटिंडा की ओर लौटने लगी। लेकिन जब वो भटिंडा लौट रही थी तभी रास्ते में केथल नामक स्थान पर थोड़ी देर आराम करने के लिए दोनों बैठ गए। तभी हिंदू डाकू आ गए और हिंदू डाकुओं ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर, और इस तरह रजिया सुल्तान का चैप्टर समाप्त हो गया। 1236 से लेके 1240 तक लगभग 4 वर्षों तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की कमान अपने हाथों में रखी। रजिया सुल्तान में वो सारे गुण मौजूद थे जो एक सुल्तान के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक ही अवगुण था और वो अवगुण था उसका महिला होना। समझ के बात को। तो भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया सुल्तान इस विद्रोह को दबाने गई, पर तिरकु अमीरों ने धोखे से किसकी हत्या कर दी, याकूत को, और रजिया को क्या बना लिया, बंदी, और भटिंडा के किले में कैद कर लिया। दिल्ली के वजीर एदगीन ने इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन रजिया ने कूटनीति का काम करते हुए भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के साथ निकाह कर लिया और किस पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर। परंतु अमीरों की सेनाओं ने दिल्ली में इन दोनों को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद जब ये भटिंडा वापस लौट रही थी तभी केतल नामक स्थान पर 1240 में हिंदू डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। और इस तरह दोनों का अंत हो। क्लियर है। रजिया के पतन को लेकर कई लोगों ने अपने अपने व्यू दिए हैं और रजिया के पतन को लेकर कहा जाता है कि तुर्की अमीर उनसे ईर्ष्या करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, और दूसरा उसका कारण था महिलाओं का होना। रजिया सुल्तान शायद अगर पुरुष होती तो शायद एक बहुत अच्छी शासिका या शासक बन सकती थी, लेकिन वो शासिका नहीं बन पाई और एक छोटे समय में ही उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया और बहराम शाह को जब गद्दी पर बिठाया गया तो वो 1240 से लेकर 42 तक 2 साल तक गद्दी पर बैठा। लेकिन बहराम शाह ने एक पद बनाया जिस पद का नाम था नायाब ए ममलिकात। क्या पद का नाम है, नायाब ए ममलिकात का पद।
और ये पद वो पद है जो वजीर के पद से भी ऊपर का पद होता था, क्योंकि सुल्तान के बाद अगर कोई पावरफुल होता था तो वो कौन होता था? वजीर होता था। लेकिन वजीर के ऊपर का भी एक पद बना दिया जिसका नाम क्या रखा गया? नायाब ए ममलिकात। और इस पद पर पहला व्यक्ति बिठाया गया इख्तियारुद्दीन एत गिनी को। किसको बिठाया गया? ऐसे गिन को। किसको? इख्तियारुद्दीन। भाई, नहीं याद होता, मेरे को भी याद नहीं होता, तो उसमें कौन सी शर्माने वाली बात है? इसलिए जब नाम याद ना हो तो सरनेम याद कर लो बात का, एदगीन। और जब एदगीन याद हो जाए ना, तब बाद में जब तुम रिवाइज करोगे कि बहुत बार रिवाइज हो गया, अब तो याद है यार, रजिया सुल्तान की कहानी बोले, अच्छा इसका नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन। तो दो चार बात बोलो, एक इख्तियारुद्दीन, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ गए बात को? तो जैसे किसी को जलालुद्दीन याकूत याद हो तो वो याकूत याकूत याद कर लेते, याकूत के साथ ये, याकूत के साथ वो, याकूत ऐसे आया, याकूत ऐसा आया, याकूत ऐसा था, याकूत वैसा था। समझ गए? तो नाम की टेंशन मत लो, है ना? तो काजल की बहन, समझ में आई बात? तो भैया कौन सा पद बनाया उसने? ममलिका। तो इस पद पर किसको अपॉइंट किया? इख्तियारुद्दीन एदगिनी को। और इसी के समय तेग बहादुर के नेतृत्व में 1241 को भारत में पहला मंगोल अटैक हुआ। याद रखना, भारत में मंगोल अटैक की अगर समस्या की बात की जाए तो भारत में मंगोल अटैक की समस्या सबसे पहले किसके समय आई थी? मंगोल समस्या किसके समय उभर कर आई थी? इल्तुतमिश के समय आई थी, जब ख्वारिज्म का सुल्तान मकबरनी भगता हुआ भारत की ओर आया और सिंधु नदी पर आकर उससे किससे अपील करी? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने दूर से ही क्या कर दिया? प्रणाम। क्योंकि चंगेज खां उसके पीछे लगा हुआ था। रजिया सुल्तान के समय भी मंगोलों की समस्या उभर कर आई, और रजिया सुल्तान के समय जो समस्या उभर कर आई वो भी मंगोलों की थी, लेकिन रजिया सुल्तान ने मंगोलों की सहायता ना देते हुए बरन नामक एक जगह की जो आय है उसे देते हुए उनसे छुटकारा पा लिया। यानी रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश दोनों ने मंगोलों का अटैक भारत में नहीं होने दिया। लेकिन जब बहराम शाह गद्दी पर बैठा तो बहराम शाह के समय मंगोल भारत के अंदर इंटर कर गए, क्योंकि बहराम शाह उसे रोक नहीं पाया। और इस तरह पहला मंगोल अटैक तेग बहादुर के द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहराम शाह के समय किया गया। क्वेश्चन लगा रहे हो पुराने? लगाते चलना क्वेश्चन, है ना? वरना जिसका नहीं उसका तो, है ना, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है ना? याद रखो इस बात को। लिखाई पढ़ाई मुनीम मत बनो, हिसाब किताब भी रखो। समझ गए? बहराम शाह ने अपने विशेषाधिकारों से कोई समझौता नहीं किया और उसने बोला भैया अमीरों तुम शांत रहो, भैया मैं सुल्तान हूं, ज्यादा तुम्हारी वो कां कू की नहीं सुनूंगा, मैं सुल्तान हूं इसलिए मेरी जो मर्जी है वही मैं करूंगा। इसलिए अमीरों ने बहराम शाह के विशेषाधिकारों को रोकना चाहा, लेकिन विशेषाधिकारों से कोई भी समझौता नहीं किया। इसलिए तुर्की अमीरों ने मौका देखकर 1242 में उसकी फाइल भी निपटा दी। और बहराम शाह के बाद उसने फिरोज शाह के एक दूसरे बेटे महमूद शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन महमूद शाह भी कमजोर था, इसलिए अमीरों ने कुछ समय तक मसूद शाह को ही गद्दी पर बिठाए रखा। लेकिन 4 साल बाद 1246 में उसकी फाइल भी क्लोज कर दी। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के समय आरम शाह का होगा, उसके बाद बहराम, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, एक फिरोज शाह भी आएगा बीच में, शाह तुर्कान वाला। ठीक? तो याद रखना, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आरम शाह, क्योंकि आरम शाह कुछ समय के लिए बनेगा, फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह यानी रुकुद्दीन फिरोज शाह, शाह तुर्कान का प्रभाव रहेगा, फिर रजिया सुल्तान, फिर रजिया सुल्तान जाएगी तो फिर बहराम शाह, बहराम शाह जाएगा तो फिर मशहूद शाह, और मशहूद शाह के बाद अब आएगा नसरुद्दीन महमूद।
ठीक है। अब कौन आएगा? हाँ, टिपिकल नाम है। नाम देखो याद नहीं होंगे, इसकी बात की मैं गारंटी लेता हूं। नाम इसलिए याद नहीं होंगे क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार तो ऐसा लगेगा सब ऐसे घुचड़ ऐसे खिचड़ी टाइप की लग जाएगी। ये कहाँ नसरुद्दीन महमूद है, कहाँ ये रुकुद्दीन फिरोज है, कहाँ ये बहराम शाह है, कहाँ ये इल्तुतमिश आ गया, कहाँ रजिया सुल्तान। अरे भैया कौन कब आ गया? कंफ्यूज पैदा हो। जब कंफ्यूजन पैदा होगा तो टेंशन नहीं लेने का, एक एक नंबर से पढ़ने का। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ो और पूरी कहानी पिक्चर याद करो दिमाग में। कुतुबुद्दीन आया, कुतुबुद्दीन ने ये किया, कुतुबुद्दीन ने ये किया, कुतुबुद्दीन के समय ये हुआ, कुतुबुद्दीन के समय ये था, कुतुबुद्दीन के समय वो था। कहानी क्लोज करो। फिर दूसरा सुल्तान उठाओ, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के समय कौन आया, क्या था, ये था, वो था, फलाना ठिकाना था, ऐसे याद करो। एक एक करके याद करो। नहीं याद हो रहा, लिख लिख कर याद करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई लोगों का याद करने का तरीका अलग होता है। कई लोग क्या करते हैं, किताब को देखते हैं, पढ़ते हैं और उनको याद हो जाता है। हम ऐसे आइंस्टीन नहीं, हम नॉर्मल इंसान, हमारे दिमाग में वही घास फूस भरा हुआ है, तो हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे। तो हम क्या करेंगे भैया, लिखा हुआ है, याद करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के हम सो जाएंगे, सुबह हम भूल जाएंगे। फिर हम उठेंगे, फिर हम याद करेंगे, फिर हमें आधा कच्चा आधा पक्का याद रहेगा, फिर हम भूल जाएंगे। फिर हम सो जाएंगे, फिर अगले दिन उठेंगे, फिर हम भूल जाएंगे। लेकिन जो कच्चा पक्का, उसमें से पक्का पक्का याद हो जाएगा, कच्चा कच्चा रह जाएगा। उस कच्चा कच्चे को हम याद करने के लिए लिख लिख कर थोड़ा सा याद कर, लिख लिख के मतलब ये पूरा लिख के नहीं, एक रफ पेज लेंगे और रफ पेज पे खुद बनाकर ऐसे याद कर, अच्छा ये हुआ, ये घटना हुई, इसके समय ये हुआ, ये करके ऐसे खुद के। और जब ये कर लिए तुमने, तो उसके बाद तुम्हारे जो नोट्स बने हैं, ये अभी फुल नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे, क्यों? क्योंकि तुम्हें कहानी याद नहीं है, इसलिए तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तुम ये पूरा पढ़ लोगे, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तब तुम ये इसको बनाओगे, तो तुम इसके शॉर्ट नोट बनाओगे। शॉर्ट नोट को, इल्तुतमिश को तुम इतने पेज में खत्म कर दोगे, इतने पैराग्राफ में खत्म कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि बाकी कहानी तो तुम्हें सब आती है, तुमने उसके समय के कार्य वारे लिख दिए। अब उस कार्यवार को लिखे तुमने इतने में खत्म कर दिया। अगर तुम उस लेवल पर पहुंच गए, तो ये मान के चलो हिस्ट्री को तुम आधे रजिस्टर में, एक रजिस्टर में ही खत्म कर मारो, अगर तुमने इस तरीके से। ज्योग्राफी 20-25 पेज में ही खत्म कर दो, अगर उसको मैपिंग के रूप में पढ़ो। लिखे रूप में पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगी ज्योग्राफी। मैप बनाया, मैप के अकॉर्डिंग याद करते जाओगे तो सारी चीजें याद होती जाएगी। तो याद करने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। जिसको जैसा लगता है वैसा पढ़ो। दिन में पढ़ना दिन में पढ़ो, रात को पढ़ना रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना सुबह पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते हैं सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, एकदम फ्रेश, एकदम माइंड जो है वो 70%। अरे हमें उठने की आदत ही नहीं, हम नहीं उठ पाते। मत उठो, रात को पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। समझ गए बात को? तो दिन में पढ़ो या रात में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ना जरूरी है। समझ गए? इसलिए कोई प्रेशर मत लो। कईयों का दिमाग रात को खुलता है, कईयों का दिमाग खुलता ही नहीं है। कईयों का तो 9-10 बजती खाना बनता है और उनके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। खाना खाया नहीं कि अंधेरा छा जाएगा, फिर उनको बिस्तर दिखेगा और वो दिखेंगे और लुढ़क गए। कई लोगों का खाना खाया, थोड़ी देर घुमा फिरा और फिर उनको, भैया मेरे को 4 बजे तक पढ़ना है, मेरा रूटीन है, 4 बजे पढ़ूंगा तो मैं उठ जाऊंगा कितने बजे, सुबह 9-10 बजे उठूंगा। तो कई लोगों का टाइम टेबल, इससे पहले अपना टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब के अकॉर्डिंग बना लो अपना, जो नहीं कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए? अगर तुम फॉलो नहीं करोगे टाइम टेबल तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिन तो निकलते जाएंगे, आज जैसे निकल गया कल फिर वैसे ही निकल जाएगा। समझ गए? दिन तो ऐसे, समय तो ऐसे निकलता है, मिट्टी की तरह, रेत की तरह। तुम्हें पता नहीं चलेगा और 1 साल हो जाएंगे तुम्हें तैयारी करते करते। समझ गए बात को? और तुम्हें लगेगा 1 साल से पढ़ रहा हूँ। तुम में से कई लोग होंगे ऐसे जो कोचिंग में आए हुए जिनको 1 साल हो गया होगा। समझ गए? लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा होगा कि यार अभी तो 2 महीने पहले तो एडमिशन लिया था। समझ गए बात को? ये समय, इसलिए समय, क्योंकि वो रेगुलर नहीं रहे, कभी आए कभी गैप हो गया। सबके सामाजिक प्राणी हो, जीवन में लगा रहता है, कई दर्द होते हैं, लगे रहते हैं। चलो,
तो भैया अगला गद्दी पे कौन बैठा? नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड क्या है? 1246 से लेके 1266, यानी लगभग 20 इयर्स वो गद्दी पर बैठेगा। लेकिन ये भाई साहब शांत प्रिय व्यक्ति, इसको ज्यादा जो है 3-5 नहीं आती। ये टोपी सिलकर अपना खुद का खर्चा निकालने वाला व्यक्ति, ठीक है। राज्य की आय से ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, टोपी सिलकर ये अपना काम चलाता था। कुछ थोड़े समय को छोड़कर, यानी कि नसरुद्दीन महमूद को शासन की बागडोर दे दी गई, लेकिन थोड़े समय तक इसने किया, टोपी सिल के अपना काम चलाएगा। और इसके समय में एक व्यक्ति उभर कर आया जिसका नाम था बलबन। कौन उभर कर आया? बलबन। और बलबन ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का निकाह करवा दिया और इस तरह नसरुद्दीन महमूद का ससुर बन गया बलबन और नसरुद्दीन महमूद उसका दामाद। इसलिए बलबन ने नसरुद्दीन महमूद को बोला, तू टेंशन मत लो दामाद जी, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा सारा। और बलबन ने तुर्की एम्पायर के पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। नसरुद्दीन महमूद से पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछा। बलबन एक कैरेक्टर है दिल्ली सल्तनत का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। और बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई तुर्क चहलगामी का मेंबर था और तुर्क चहलगामी का मेंबर होते हुए बलबन ने अपनी योग्यता के बल पर एक सिपाही के पद से उठकर उसने नायाब ममलिकात के पद तक पहुंच गया, यानी वजीर के ऊपर के पद तक पहुंच गया, यानी सुल्तान के नजदीक तक पहुंच गया और खुद अपनी बेटी का ब्याह कराकर उसने नसरुद्दीन महमूद को भी कंट्रोल में ले लिया। समझ में आई बात? कहानी समझ में आ रही है? और बलबन ने सारी पावर अपने हाथों में ले ली। बलबन ने धीरे धीरे सुल्तान के विश्वास पात्र को बनते हुए नायाब ममलिकात के पद को भी प्राप्त कर लिया और कानूनी रूप से सारी सत्ता उसके हाथों में आ गई, क्योंकि वजीर के भी ऊपर का पद है नायाब ममलिकात का पद। और उसे उलुग खां की उपाधि से भी उसने सम्मानित करवा लिया। और नसरुद्दीन महमूद से उसने किसकी उपाधि ले ली? उलुग खां की उपाधि ले ली। और जिस तरह उसने अपने आप को उल्लू खां नहीं, उलुग खां, 1266 तक आते आते सुल्तान नसरुद्दीन महमूद जो है उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कैसे हुई ये भी आज तक एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मिनाज उस सिराज की तबकाते नासरी यहीं तक इसके बारे में बताती और इसके बाद का इतिहास नहीं बताती। इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि नसरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु कैसे हो गई। क्या बलबन ने टपका दिया, कि खुद ही टपक गया, कि बीवी के डर के मारे चला गया? यानी कि उसकी मृत्यु का राज उसी की मृत्यु के साथ दफन हो गया और अचानक एक दिन सुल्तान सुबह मृत पाया। क्या पाया गया? मृत पाया गया। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बलबन गद्दी पर बैठा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वाले ये हमारे भाई साहब हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 1286 तक। समझ में आई बात? ये ऐसा पर्सन है जिस पर्सन ने ऐसा माहौल टाइट किया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की जो दशा खराब हो रही थी, यानी कोई भी आता एरा गेरा और दिल्ली सुल्तानों के चाउमीन निकाल के चला जाता। बहराम शाह मार दिया, मसूद शाह मार दिया, नसरुद्दीन महमूद मार दिया, कि सुल्तान नहीं खिलौना हो गया, कोई भी आके टपका के चला जा रहा है। और इस तरह कोई भी आके टपका के जा रहा है तो भैया सुल्तान की कोई वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए ना, कि भैया सुल्तान के पास आने पर लोगों को लगे कि भैया किससे मिलने जा रहे हो? सुल्तान से मिलने जा रहे हैं। यहां पर तो कोई भी आके दो थपड़ा मार के सुल्तान की वैल्यू खत्म कर रहा। तो बलबन ऐसा एक व्यक्ति है जिसने सुल्तान के पद की गरिमा को वापस से स्थापित करने के लिए बलबन ने ऐसा माहौल टाइट किया कि जनता क्या,
अधिकारी भी कांपते थे बलबन से मिलने के लिए कि भैया बलबन से जाकर मिलना हो तो भैया बलबन के सामने आने से पहले तैयार रहना। अगर उसने कुछ पूछ लिया तो तुम्हारी हाथ पैर कांपने लगेंगे। इसलिए बलबन से लोग ज्यादा मिलते भी नहीं थे और बलबन खुद लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करता। बात समझ में आई? तो बलबन एक कैरेक्टर है जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। समझ गए बात को? तो अभी हम लोगों ने क्या क्या किया? दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, इल्तुतमिश को देखा। हमने इल्तुतमिश के बाद किसको देखा? रुकुद्दीन फिरोज शाह को देखा। उसके बाद हमने रजिया सुल्तान को देखा। रजिया सुल्तान के बाद हमने बहराम शाह को देखा। बहराम शाह के बाद मसूद शाह को देखा। मसूद शाह के बाद हमने नसरुद्दीन महमूद को देखा। और अब हम देखेंगे बलबन। क्लियर है? घर पे जाना, नोट्स बताना अपने हैंड राइटिंग में बनाए गए नोट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो अपने हैंड राइटिंग नोट्स जरूर बनाता है, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स मोस्ट पावरफुल हैं तुम्हें किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए, है ना? तो अगर नहीं बनाओगे तो ये पहाड़ है एक, तुम पढ़ते जाओगे पहाड़ खड़ा होता जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम नोट्स बनाना छोड़ दोगे। ऐसा स्कूल टाइम पे होता था, मुझे याद है। जब मैं स्कूल जाता था मैडम या टीचर जो है बहुत लिखवा देते थे। अपन उस दिन स्कूल नहीं गए, अपन लिख ही नहीं पाते थे। फिर वो 2-4 दिन का होमवर्क हो जाता था, वो होमवर्क भी ऐसा होता था पता नहीं मैडम क्या लिखवाती थी, वो 10-10 20-20 पेज भरवा देती थी। अब बेचारी नन्ही सी जान क्या करेगा? मैं नन्ही सी जान, उस समय मैं नन्ही सी था। ठीक है? ठीक है फिर? तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, है ना? जय हिंद, जय